हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर। ठीक है, डाटा लिंक लेयर में हमने पढ़ा था दो सबसे लेयर होती हैं। एक होती है LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और दूसरी होती है मैक मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर। ठीक है, LLC का काम क्या है, जो भी फ्लो कंट्रोल पढ़ा हमने या इसकी डाटा लिंक लेयर की जो सर्विसेज पड़ी थी, क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसकी, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ये सब काम कौन देखता है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर जो है इसको देखती है। ठीक है, कि एरर को कैसे फाइंड आउट करना है, एरर को कैसे ठीक करना है, फ्लो कंट्रोल क्या होता है, फ्रेमिंग मेथड्स क्या होते हैं, वो सारा काम किसका है? LLC का है। ओके, तो आज हम जो है इसमें सिर्फ लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर जो है पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है उसमें आती हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैक की अगर बात करूँ तो मैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, जिसमें हम CSM में CD कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस क्या होता है, इसके अलावा अलोहा क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें पढ़ने वाले जो जो प्रोटोकॉल्स इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, तो LLC पे क्या प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, मैक पे क्या प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो क्वेश्चन भी देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, OSI मॉडल में सेकंड लेयर होती है। ये जो लेयर होती है रिसीव करती है सर्विस कहाँ से? फिजिकल लेयर से। ये हमने पढ़ा था OSI मॉडल में कि हर एक लेयर जो है वो सर्विस कहाँ से लेती है, जो उसके बिलो लेयर होती है, जो उसके नीचे लेयर होती है, वहाँ से सर्विस लेती है और अपर लेयर को वो सर्विस प्रोवाइड करती है। तो डाटा लिंक लेयर क्या करती है? फिजिकल लेयर से सर्विसेज को रिसीव करती है और उन्हें प्रोवाइड करती है नेटवर्क लेयर को। ठीक है, तो यही होता है डाटा लिंक लेयर का काम। और डाटा लिंक लेयर में जो हम क्या यूज़ करते हैं, जो बिट होता है उसे किस में बांट देते हैं? फ्रेम्स में जो है बांट देते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं, डाटा लिंक लेयर ब्रेक द बिट स्ट्रीम इनटू डिस्क्रीट फ्रेम। बिट स्ट्रीम को हम किस में कर रहे हैं? कट फ्रेम्स में। एंड कंप्यूट द चेकसम फॉर ईच फ्रेम, और हर एक फ्रेम का जो है चेकसम कंप्यूट करते हैं कि क्या है। जब फ्रेम डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो चेकसम को वापस से रीकम्प्यूट किया जाता है। अगर हमारे पास न्यूली कंप्यूटेड चेकसम जो है वो डिफरेंट आता है पुराने वाले से, तो क्या होगा? डाटा लिंक लेयर को पता चल जाएगा कि एरर उसमें अकर्ड हो चुकी है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं टू डील विद इट, कि वो एरर को कैसे डिटेक्ट करे, उस एरर को कैसे करेक्ट करे। तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। तो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड जो आता है वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर में होता है। तो ये आने वाला है। देखिए, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ये हम DLL पे भी करते हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे डाटा लिंक लेयर की कि किस तरीके से ये किया जाता है। ठीक है, तो हम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो फ्रेमिंग के कुछ मेथड्स भी होते हैं। जैसे 4 मेथड यहाँ पर मैंने लिखे हैं। कैरेक्टर काउंट मेथड होता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग कैरेक्टर्स विद स्टफिंग, कैरेक्टर स्टफिंग, स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग विद बिट स्टफिंग। ये 4 मेथड होते हैं फ्रेमिंग के। तो इनको जो है 1 बाय 1 जो है हम देखते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ कैरेक्टर काउंट मेथड की। इन दिस मेथड ए फील्ड इन द हेडर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द फ्रेम। ये देखिए, इसमें क्या होता है, एक हेडर हम यूज करते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। एक फील्ड जो हो जाएगी वो जो है कैरेक्टर काउंट नंबर्स रखेगी कि कितना जो है उसमें कैरेक्टर्स होंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से होता है कैरेक्टर काउंट, बताती हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट जो वाला है इसमें क्या है? 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? कैरेक्टर काउंट हो जाएगा। कैरेक्टर काउंट 3 है तो मीन्स उस फ्रेम में कितनी बिट होनी चाहिए? 3 बिट होनी चाहिए। 1 बिट होगी उसमें कैरेक्टर काउंट की और 2 बिट होंगी डाटा की। ठीक है, तो फ्रेम 1 में आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेम 1 में कितनी आ रही है टोटल? एक कैरेक्टर काउंट हो जाएगा, ये 3 वाला जो होगा वो कैरेक्टर काउंट हो जाएगा कि उसमें जो है टोटल फ्रेम में कितनी बिट्स जो है होनी चाहिए, और दूसरी जो है वो डाटा हो जाएगी। ओके, तो ये तो बन गया फ्रेम 1। फिर आया हमारा नेक्स्ट जो हेडर था, उसमें क्या है? 4 है, यानी कि नेक्स्ट वाले फ्रेम में कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, एक कैरेक्टर काउंट और 3 डाटा बिट्स। तो बिल्कुल यही है 4175। 4 जो हो जाएगा यहाँ पे कैरेक्टर काउंट हो जाएगा और 175 जो है यहाँ पे डाटा बिट्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट में आया, नेक्स्ट जो हेडर था उसमें था 7, यानी कि उस टोटल फ्रेम में कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बन रही है 7। तो ये हो जाएगा फ्रेम 3, जिसमें एक कैरेक्टर काउंट है, बाकी की 6 डाटा बिट्स हैं। अगला जब हमने देखा तो उसके हेडर में था 2, यानी कि उस फ्रेम में कितने होने चाहिए? 2 बिट्स होनी चाहिए, तो 2 ही है।
वन कैरेक्टर काउंट और दूसरा अनदर कौन सा है, डाटा बिट है। तो ये होता है कैरेक्टर काउंट मेथड, जिसमें फर्स्ट वाला जो है कैरेक्टर काउंट यानी कि हेडर का काम करता है कि उस फ्रेम में कितनी बिट्स होंगी। ठीक है, अब देखिए इस कैरेक्टर काउंट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। कैरेक्टर काउंट में प्रॉब्लम आ सकती है अगर हमारा जो ये हेडर है या कैरेक्टर काउंट है ये लॉस हो जाए। ये वाला लॉस हो गया, 4 लॉस हो गया, 7 लॉस हो जाए या 2 लॉस हो जाए, तो क्या हमें पता चलेगा कि फ्रेम में कितनी बिट्स हैं। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 से ज़्यादा हो जाए इसमें, या इसमें 7 से कम हो जाए, या 7 से ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें जो है इनकी जब ये डैमेज होने का जो वो रहता है वो इसकी एक लिमिटेशन है, उसको हम दूर करते हैं नेक्स्ट वाली टाइप से, वो है स्टार्टिंग एंड एंडिंग कैरेक्टर्स विद कैरेक्टर स्टफिंग। इसको देखने से पहले एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर काउंट का। देखिए फ्रेम 1 में 5 कैरेक्टर्स आ गए, ये रहे। देखिए क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाले हेडर में क्या था, 5 था, तो इस फ्रेम में 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले फ्रेम में भी क्या है, 5 है, तो 5 कैरेक्टर्स आ जाएंगे। अब 8 है तो इसमें 8 होने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और फ्रेम 4 में भी कितने होने चाहिए, 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे 7 रखते हैं, यहाँ तक 2 तक रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एरर अक्कर हो जाएगी, क्योंकि उस फ्रेम में कितने होने चाहिए, उसका हेडर क्या कह रहा है, 8 होना चाहिए। उसका जो एड्रेस है वो क्या है, 8 जो है उसमें कैरेक्टर होने चाहिए, 8 बिट जो है होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को जो उसका हेडर जो है वो या कैरेक्टर काउंट जो है वो लॉस हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको हम दूर करते हैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग कैरेक्टर्स विद कैरेक्टर्स, किस उसके स्टार्ट और एंड में जो है हम कुछ कैरेक्टर्स को स्टफ करवा देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास डाटा था फ्रॉम नेटवर्क लेयर A B C और D, ये हमारे पास डाटा है। तो हम जो है इसमें कैरेक्टर स्टफ कराएंगे स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। तो 2 हम ये लेते हैं, एक होता है DLE STX, इसमें ये होता है डाटा लिंक एस्केप, और ये होता है स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, तो ये स्टार्ट ऑफ फ्रेम में लगेगा। फिर DLE ETX, ये तो डाटा लिंक एस्केप हो जाएगा, और ये हो जाएगा एंड ऑफ टेक्स्ट या एंड ऑफ फ्रेम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में DLE STX लगाएंगे और एंड में DLE ETX लगाएंगे, और बीच में हमारा जो है डाटा ऐसे के ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये था कैरेक्टर स्टफिंग। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई कि नेक्स्ट वाला आया हमारे लिए। तो देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है कि कई बार क्या होता है कि ABCD हमारे पास, मान लीजिए ये डाटा है ABC और D, और इसके साथ साथ वो आपको एक और चीज़ दे दे DLE, वो इस तरीके से भी दे सकता है, यानी कि DLE को भी जो है वो डाटा में ऐड कर सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, अगर बीच में ही हमें DLE मिल जाएगा तो डाटा लिंक एस्केप मिल जाएगा। ओके, तो उसके लिए था एक कैरेक्टर स्टफिंग, कैरेक्टर को स्टफ करना। तो जैसे देखिए ये डाटा था सेंटर साइड पे, जैसे मैंने लिखा AB DLE और CD। ओके, तो इसमें देखिए स्टार्ट ऑफ फ्रेम में हमने लगाया DLE STX, और यहाँ पे लगाया हमने DLE ETX एंड ऑफ द फ्रेम। अब इस DLE का क्या करेंगे, ठीक है, इस DLE के आगे भी क्या कर देंगे, एक DLE को क्या कर देंगे, स्टफ कर देंगे। ठीक है, इस डाटा में जो DLE था, इस DLE के आगे ये डाटा जो DLE जो है स्टफ हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये डाटा है। ओके, तो इसके आगे जो है इसे स्टफ किया जाएगा, ये चीज़ आप याद रखिए। अगला जो है वो है बिट स्टफिंग मेथड। तो कैरेक्टर में आपको पता ना होने चाहिए, स्टार्टिंग और एंड जो हमने पढ़ा उसमें DLE और ETX जाएंगे, और अगर आपको DLE बीच में मिल जाए तो उसके आगे जो है हम DLE को स्टफ करवा देंगे। ठीक है, ओके, इसका जो लास्ट मेथड है वो है बिट स्टफिंग मेथड। इसमें हर एक फ्रेम में, जैसे हमने इसमें पीछे वाले में पढ़ा कि हम जो है कैरेक्टर को स्टफ करा देते हैं, DLE और STX हमने लिख दिया। इसमें हम क्या करेंगे, फ्रेम के स्टार्ट और एंड में क्या कर देते हैं, इन वाली बिट्स को जोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब जो भी डाटा होगा उनके आगे हम 0 111 111 और 0, इसके स्टार्टिंग में भी और इसके एंड में भी जो है इनको स्टफ कराएंगे। ओके, मतलब लगाएंगे। एवरी फ्रेम विल स्टार्ट विद फ्लैग दिस इन द डाटा, इफ देयर आर 5 consecutive ones देयर आर देन 0 विल बी स्टफ्ड। जहां पर भी आपको डाटा में 5 consecutive 1, 5 1 एक साथ दिखेंगे, उनके बाद क्या कर देंगे, हम 0 को स्टफ करवा देंगे। ठीक है, 0 को लगा देंगे। जैसे यहाँ पर गिवन डाटा हमें ये दिया गया था,
सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके स्टार्टिंग में जो है फ्लैग लगाएंगे। तो ये हमने लगा दिया स्टार्टिंग फ्लैग, एंड में भी जो है आप लगा सकते हैं इसको, मतलब दोनों तरफ जो है आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम चेक करते चलते हैं कि 5 कॉन्जिक्यूटिव वंस कहीं पे आ तो नहीं रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 आ रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं स्टफ करा सकते हैं। देखिए इसमें देख लीजिए 4 है इसमें, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 और 7 आ रहे हैं। तो हमने बताया 5 कॉन्जिक्यूटिव 1 के बाद 0 आ जाएगा, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव 1 आने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, 0 को स्टफ करवा दिया। आगे वो सेम चलता रहा 1 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 कॉन्जिक्यूटिव 1 के बाद अगेन जो है 0 को स्टफ करवा दिया है, और यहाँ पर भी 5 कॉन्जिक्यूटिव 1 थे, तो यहाँ पे भी 0 को हम स्टफ करा देंगे, तो ये हो जाएगी स्टफ्ड बिट्स। तो ये है बिट स्टफिंग मेथड। इसमें बस ये याद रखिए कि स्टार्टिंग और एंडिंग फ्लैग जो हम इससे करते हैं, और 5 कॉन्जिक्यूटिव 1 के बाद 0 को स्टफ करवाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग फ्लैग हम क्या लेते हैं, और कितने 1 के बाद जो है हम 0 को स्टफ करवाते हैं, ये बिट स्टफिंग मेथड से पूछा जा सकता है। ओके, तो ये था फ्रेमिंग मेथड। अब बात करते हैं, ओके चलिए उसी का एक और एग्जाम्पल हमने जो है ये दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्लैग बिट और एंडिंग, मतलब दोनों तरफ हमने उस फ्लैग बिट को लगा दिया है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, जैसे ही 5 कॉन्जिक्यूटिव 1 आए हमने 0 को लगा दिया है यहाँ पे। ओके, तो डाटा रिसीव्ड जो होगा नेटवर्क लेयर को, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम प्रोटोकॉल, क्या कौन कौन से प्रोटोकॉल जो है डाटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, कौन कौन से यूज़ होते हैं। प्रोटोकॉल्स आप सबको पता है क्या होते हैं, जब भी दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो उन्हीं रूल्स को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। तो द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। तो देखिए इसमें भी दो तरीके के एक होते हैं, एक होता है नॉइसलेस चैनल के लिए जिसमें आता है सिंपलेस्ट और स्टॉप एंड वेट, दूसरा है नॉइसी चैनल के लिए जिसमें स्टॉप एंड वेट ARQ यानी कि ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, गो बैक एंड ARQ यानी वही ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, और सिलेक्टिव रिपीट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिंपलेक्स नॉइसलेस चैनल के लिए सिंपलेक्स पढ़ रहे हैं, जैसे अनरेस्ट्रिक्टेड सिंपलेक्स प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है देखिए ये प्रोटोकॉल्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन होता है जब सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो कौन से रूल्स होते हैं, क्या होता है, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिंपलेक्स प्रोटोकॉल की बात करें हैं तो सिंपलेक्स में देखिए क्या होता है, जो डाटा ट्रांसमिशन होता है, डाटा ट्रांसमिशन मीन्स सेंडर से रिसीवर के बीच में जो भी डाटा ट्रांसमिट होता है वो किस में होता है, सिंपलेक्स। सिंपलेक्स हमने पढ़ा था, सिंपलेक्स क्या होता है, वन वे में जाता है, ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी कि सेंडर से सिर्फ रिसीवर की तरफ जाएगा, रिसीवर से सेंडर की तरफ कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ सेंडर से रिसीवर, सेंडर जो सेंड करेगा रिसीवर उसे रिसीव करेगा, ठीक है। रिसीवर की तरफ से सेंडर की तरफ कुछ भी नहीं आएगा, तो सिंपलेक्स होता है ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली। बोथ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग नेटवर्क लेयर्स आर रेडी, मीन्स इसमें जो सेंडर है वो भी और रिसीवर है जो वो भी, सेंडर जो है उसको भेजने का काम करता रहेगा कि ये जाने बिना कि रिसीवर उसे रिसीव कर रहा है या नहीं, ठीक है, बार बार जो है उसे वो करता रहेगा, और रिसीवर भी जो है उसको बार बार रिसीव करता रहेगा, ठीक है। तो इसने यही कहा कि बोथ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग नेटवर्क लेयर्स आर रेडी, वो हमेशा रेडी रहेंगे रिसीव करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। प्रोसेसिंग टाइम क्या है, उसको इग्नोर किया जाता है इसमें। इनफाइनाइट बफर, बहुत सारा स्पेस जो है अवेलेबल होता है, रिसीवर के पास ये नहीं है कि एक टाइम के बाद जो है वो रुक जाएगा और सेंडर कुछ भेज रहा है उसे रिसीव करने से मना कर देगा, नहीं, सेंडर चाहे जितना भी डाटा भेजे रिसीवर उसे रिसीव करता रहेगा। इनफाइनाइट बफर स्पेस जो है वो अवेलेबल होता है, एक एरर फ्री चैनल जो है ये होता है। ओके, तो सिंपलेक्स है, बिल्कुल सिंपल है, डाटा ट्रांसमिशन यूनिडायरेक्शनल होता है, अनडायरेक्शनल होता है, ट्रांसमिट होता है ओनली वन डायरेक्शन में। दिस इज एन अनरियलिस्टिक प्रोटोकॉल विच हैज निक नेम यूटोपिया, ठीक है। कैसा प्रोटोकॉल है, अनरियलिस्टिक प्रोटोकॉल है, इसमें कोई फ्लो कंट्रोल नहीं, कोई एरर कंट्रोल जो है यूज नहीं होता है। तो चलिए देखिए इसमें कुछ इस तरीके से होता है, देखिए सेंडर ए रिसीवर बी, यहाँ से सेंडर ने जो भी रिक्वेस्ट थी वो भेजी फ्रेम के थ्रू और यहाँ पर वो रिसीव कर लेगा, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट दूसरे वाली उसको मतलब सेंडर ने जो भी भेजा रिसीवर उसे जो है रिसीव करता रहेगा, रिसीवर की तरफ से वापस सेंडर के पास कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ जितने फ्रेम वो आगे भी भेज सकता है, ठीक है।
तो ये होता है सिंप्लेक्स, अनरेस्ट्रिक्टेड सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल, जो कि DLL पे यूज़ किया जाता है फॉर नॉइसी चैनल। ठीक है, नॉइसलेस चैनल, सॉरी। चलिए आगे हम बात करते हैं एक सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो देखिए सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या होता है, एक एरर फ्री चैनल होता है। डाटा ट्रांसमिशन कैसा होता है, सिंप्लेक्स होता है। डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है, सिंप्लेक्स होता है इसमें भी। तो देखिए क्या है, देखिए सेंड ए फ्रेम और रिसीव द फ्रेम। इसमें क्या करते हैं सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट में कि सेंडर जो होता है वो फ्रेम को सेंड करता है, रिसीवर जब उसको रिसीव कर लेता है तो वो क्या भेजता है, वापस से एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि नेक्स्ट जो है फ्रेम जो है सेंडर सेंड कर सकता है। तो सेंड जो है नेक्स्ट फ्रेम, जैसे ही उसे एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करेगा सेंडर, वो क्या करेगा, नेक्स्ट फ्रेम को सेंड कर देगा। एंड अगेन जैसे ही रिसीवर रिसीव करेगा फ्रेम को, तो वो वापस से क्या भेजेगा, उसे एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है, एंड सो ऑन अप टू सो ऑन। तो एक्नॉलेजमेंट भेजी उसने, तो फिर क्या करेगा, सेंडर सेंड करेगा वापस से नेक्स्ट फ्रेम, और जैसे ही रिसीवर उसे रिसीव करेगा वो वापस से उसे एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो सिंस द ट्रांसमीटर वेट फॉर डेल्टा टी टाइम फॉर एन एक्नॉलेजमेंट, दिस प्रोटोकॉल इज कॉल्ड स्टॉप एंड वेट। सिंप्लेक्स में हमने पढ़ा कि जो सेंडर है वो सिर्फ डाटा भेजता रहेगा, रिसीवर उसे रिसीव कर रहा है नहीं कर रहा है उसे फर्क नहीं पड़ता, वो मल्टीपल उसे बार बार भेजता रहेगा। ओके, लेकिन इसमें क्या होगा, सेंडर जो है भेजेगा डाटा, रिसीवर उसे रिसीव करेगा और तब तक वो रुका रहेगा जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट मिल नहीं जाती है कि हाँ भाई अब हमें नेक्स्ट फ्रेम को सेंड करना है, तब तक वो रुका रहेगा। मीन्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, इसलिए इसे कहा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेंडर सेंड करता है फ्रेम को, स्टॉप रहता है कब तक, जब तक रिसीवर जो है उसे एक्नॉलेजमेंट ना भेजे फ्रॉम द रिसीवर साइड, मतलब एक्नॉलेजमेंट उसे ना मिले तो। ठीक है, देन उसके बाद सेंड करेंगे नेक्स्ट फ्रेम को। चलिए इसमें देखिए ये रहा, सेंडर ने भेजी फ्रेम, रिसीवर ने जैसे रिक्वेस्ट किया, मतलब एक्सेप्ट किया, रिसीवर ने रिसीव की उस फ्रेम को, वो उसे वापस से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है, जैसे ही उसने उस एक्नॉलेजमेंट को रिसीव किया, सेंडर जो है वापस से फ्रेम को सेंड करेगा, एंड अप टू सोन जो है इस तरीके से ये चलती रहेगी। ठीक है, तो ये था नॉइसी चैनल के लिए। अब हम बात कर रहे हैं, सॉरी नॉइसलेस के लिए था, अब जो है हम बात करेंगे नॉइसी चैनल के लिए। तो सबसे पहले जो इसमें आती है वो आती है स्टॉप एंड वेट ARQ, यानी कि स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ये क्या है देखिए, स्टॉप एंड वेट ARQ इज ए मेथड यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन टू सेंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कनेक्टेड डिवाइस। इस मेथड का यूज जो है टेलीकम्युनिकेशन में किया जाता है टू सेंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कनेक्टेड डिवाइस। इट एंश्योर दैट, क्या इंश्योर करता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस नहीं होगा ड्यू टू ड्रॉप्ड पैकेट्स एंड दैट पैकेट्स आर रिसीव्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। की डाटा जो है कोई भी लॉस नहीं होगा और जो भी डाटा हमने भेजा है, जो भी पैकेट्स हमने भेजे हैं, वो आपको करेक्ट ऑर्डर में रिसीव हो जाएंगे। ओके, इट इज़ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट मेथड। बिल्कुल सिंपल जो है तरीके की होती है ये। तो इसमें देखिए, ओके, स्टॉप एंड वेट ARQ में सेंडर जो है सेंड कर सकता है एक फ्रेम एक टाइम पे, वन फ्रेम भेजेगा वो एक ही टाइम पे, ऐसा नहीं है कि वो मल्टीपल जो है सेंड कर देगा, सिर्फ एक फ्रेम भेजेगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, देन नेक्स्ट भेजेगा। ओके, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ द जनरल स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल विद बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव विंडो साइज इक्वल टू 1। मीन्स यहाँ पे जो ट्रांसमिट करेगा वो भी 1 साइज का होगा और जो वापस उसे मिलेगा, मतलब रिसीवर जो करेगा वो भी क्या होगा, 1 साइज का होगा। तो ये जो तीनों टाइप हैं, सिलेक्टिव क्या था, स्टॉप एंड वेट ARQ, गो एंड बैक ARQ और सिलेक्टिव रिपीट ARQ, ये किस में आते हैं, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में जो है आते हैं। मतलब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल ही क्या है, एक नॉइसी चैनल है और उसके तीनों पार्ट हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्लाइडिंग विंडो बताई इसने कि ट्रांसमीटर की भी और रिसीवर की भी क्या होगी, 1 होगी, वो 1 फ्रेम को सेंड कर सकता है और रिसीवर भी 1 फ्रेम को की एक्नॉलेजमेंट भेजेगा पहले। ठीक है, तो दोनों तरफ 1 होता है साइज। देखिए, आफ्टर सेंडिंग ईच फ्रेम द सेंडर डज नॉट सेंड एनी फर्दर फ्रेम अंटिल इट रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। तो जब सेंडिंग मतलब फ्रेम जो को सेंड करेगा सेंडर, तो
तो तब तक जो है वो आगे सेंड मतलब फ्रेम को आगे सेंड नहीं कर सकता जब तक उसे वापस से एक्नॉलेजमेंट ना मिले। तो वही बात है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही फ्रेम को वो भेज सकता है। और आफ्टर रिसीविंग ए गुड फ्रेम द रिसीवर सेंड एन एक्नॉलेजमेंट। इफ द एक्नॉलेजमेंट डज नॉट रीच द सेंडर बिफोर ए सर्टेन टाइम, अगर एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास जो है टाइम से पहले नहीं पहुंच पाती, इसमें क्या होता है एक टाइमर भी यूज किया जाता है, कुछ टाइम दे देते हैं कि इस टाइम में जो है वहां तक पहुंचना जरूरी है फ्रेम को, और एक्नॉलेजमेंट को वापस जो है सेंडर तक पहुंचना इस टाइम तक जरूरी है। अगर वो टाइम आउट हो जाता है, ठीक है, तो सेंडर क्या करेगा, उसी फ्रेम को दोबारा से रीट्रांसमिट करेगा। ठीक है, जब दोबारा से भेजना क्या हो जाएगा, रीट्रांसमिशन हो जाएगा। तो ये इसमें कहा गया। जैसे आगे अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, इसको छोड़ती है, चलिए देखिए ये था। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमने डाटा था वो इस तरीके से लिया सेंडर की साइड, टाइमर स्टार्ट कर दिया हमने। सबसे पहले जा रहा है फ्रेम 0, फ्रेम 0 गया। ठीक है, यहाँ पर भी हमने रिसीवर की साइड भी लिख दिया कि हमें जो है डाटा इस उसमें चाहिए 010101, मतलब जहाँ पर जो जिस तरीके से डाटा था उसी तरीके से चाहिए, उसी वे में। तो हमने फ्रेम 0 को भेजा। ठीक है, फ्रेम 0 यहाँ पर रिसीव हो गई है। एक केस तो ये बनेगा कि फ्रेम 0 को रिसीव कर लिया है और उसकी एक्नॉलेजमेंट जो है कि नेक्स्ट वाले फ्रेम को सेंड कर दे, तो एक्नॉलेजमेंट 1 को हम वापस भेजेंगे। इसका मतलब क्या एक्नॉलेजमेंट 1 का, कि अब जो है सेंडर नेक्स्ट वाले फ्रेम को क्या कर सकता है, भेज सकता है। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट 0 एक्नॉलेजमेंट को भेजेगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये पूरा चलता है। तो अगर एक केस तो ये बना कि फ्रेम हमने भेजा और हमें एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव होगी और हम जो है नेक्स्ट फ्रेम को जो है यहाँ पे भेज देंगे। सेकंड केस हमारे पास क्या बनता है, जो हमने फ्रेम भेजा 0, हमने फर्स्ट वाला फ्रेम भेजा, ठीक है, और वो फ्रेम जो है रिसीवर साइड तक पहुंचा ही नहीं। जब वो रिसीवर साइड तक पहुंचेगा ही नहीं तो बी उसको एक्नॉलेजमेंट कैसे देगा, ठीक है, बी वापस से कैसे भेजेगा कि हाँ भाई अब नेक्स्ट फ्रेम जो है आप सेंड कर दीजिए, क्योंकि फ्रेम ऑलरेडी यहाँ पर डैमेज हो चुका है। ठीक है, फ्रेम जो है वो रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं है और यहाँ पर आके क्या हो गया, टाइम आउट हो गया। जब ए को वापस से एक्नॉलेजमेंट मिली ही नहीं तो वो नेक्स्ट फ्रेम भेजेगा ही नहीं। क्या करेगा, उसी फ्रेम को वापस से दोबारा से भेजेगा, रीट्रांसमिट करेगा। तो अगेन क्या करेगा, जब टाइम आउट हो गया फ्रेम 0 का, तो अगेन हमने क्या किया, फ्रेम 0 को रीसेंड किया। तो फ्रेम 0 हमने जब रीसेंड किया दोबारा से, तो इसने जो है उसे रिसीव कर लिया और दूसरे की एक्नॉलेजमेंट जो है डाल दी कि हाँ अब आप जो है नेक्स्ट फ्रेम जो है दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया जब फ्रेम हमारा क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है या लॉस हो जाता है। ठीक है, तो हम फ्रेम को वापस से सेंड करते हैं। अब अगर हमारा जो तीसरा केस देखें, अगर हमारी एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाए तब क्या होगा। देखिए फ्रेम 0 हमने भेजा, यहाँ पे फ्रेम 0 भेजा तो रिसीवर ने क्या भेजी, एक्नॉलेजमेंट 1। एक्नॉलेजमेंट 1 सेंडर के पास पहुंचने से पहले ही क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। अब एक्नॉलेजमेंट उसे नहीं मिली है तो सेंडर को कैसे पता चलेगा कि फ्रेम 1 को जो है रिसीवर ने रिसीव कर लिया है। ऑब्वियस उसे नहीं पता चलेगा कि जो फर्स्ट वाला फ्रेम है उसको रिसीव किया है या नहीं, क्योंकि उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है। तो भी वो क्या करेगा, वापस से उसी फ्रेम को क्या करेगा, सेंड करेगा, रीसेंड करेगा। तो उसने फ्रेम को रीसेंड किया, उसके बाद जो है रिसीवर ने उसे रिसीव किया और वापस से एक्नॉलेजमेंट जो है उसने भेजी, और जब उसे रिसीव होगी तो वो नेक्स्ट वाले जो है फ्रेम को वापस से मतलब नेक्स्ट फ्रेम को जो है वो भेजेगा। तो ये 3 केस बनते हैं, या तो अगर बिना लॉस हुए जो है सब कुछ हो जाए, ठीक है, कम्युनिकेशन हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि समटाइम फ्रेम जो है लॉस्ट हो जाए तो हम उसे रीट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाती है तो भी हम क्या करेंगे, उस फ्रेम को क्या करेंगे, रीट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 केस जो है इसमें बनते हैं। तो ये था स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। तो इसमें हम एक टाइमर यूज़ करते हैं, ये ज़रूर याद रखिए। और बाकी जो है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल जो हमने पढ़ा उसी की तरह काम करता है, रीट्रांसमिट करता है, मतलब जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाती है तब तक ये दूसरे को नहीं भेजता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है, इट कैन बी यूज्ड फॉर नॉइसी चैनल, इट हैज़ बोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म। यानी कि स्टॉप एंड वेट क्या कर सकता है, फ्लो और एरर दोनों को ही कंट्रोल कर सकता है। इट हैज़ टाइमर इम्प्लीमेंटेशन। फ्लो एंड एरर का कंट्रोल का मतलब क्या है, फ्लो कंट्रोल मतलब मान लीजिए आपके पास एक सेंडर है, एक रिसीवर है। सेंडर की स्पीड कुछ है भेजने की, जैसे 50 है, और रिसीवर की उसको रिसीव करने की जो स्पीड है वो कम है, 10 है। तो वो क्या करेगा, उसे रिसीवर जो है
सेंडर मतलब रिसीवर जो क्या कर सकता है, इस स्पीड को जो है कम कर सकता है। ओके, एक हमें पता है बहुत ही स्पीडली काम कर रहा है, एक स्लो काम कर रहा है, तो उसको मैनेज करना जरूरी होता है, उस फ्लो को कंट्रोल करना जरूरी होता है, तो वो होता है फ्लो कंट्रोल, जो हम स्टॉप एंड वेट ARQ के द्वारा कर सकते हैं। इसी तरीके से एरर कंट्रोल की कोई एरर तो नहीं है, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। तो दोनों ही मैकेनिज्म में यूज होती है। डिसएडवांटेज भी है, एफिशिएंसी बहुत लेस होती है। हम जो है एक टाइम पे एक ही फ्रेम को सेंड कर सकते हैं। टाइमर शुड बी सेट फॉर ईच इंडिविजुअल फ्रेम, हमें जो है हर एक फ्रेम के लिए एक टाइमर जो है अलग से सेट करना पड़ेगा। नो पाइपलाइनिंग, सेंडर विंडो साइज जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। विंडो साइज यानी कि हम जो है एक ही फ्रेम को भेज सकते हैं। और रिसीवर विंडो साइज भी क्या है, यहाँ पे 1 ही होता है, तो 1 होते हैं दोनों। सेंडर विंडो साइज इक्वल टू रिसीवर विंडो साइज होता है, ठीक है। दूसरा आता है मेथड गो बैक एंड ARQ, गो बैक एंड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। इन दिस सेवरल फ्रेम्स आर सेंट बिफोर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट। इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखिए उसमें हम 1 फ्रेम को जो है सेंड कर सकते थे, यहाँ पे हम मल्टीपल फ्रेम्स को जो है सेंड कर सकते हैं विदाउट रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट। हमें चाहे रिसीव ना हो एक्नॉलेजमेंट उसकी, लेकिन हम करते जाते हैं। ओके, तो देखिए इसमें जो सेंडर का विंडो साइज होता है, यानी कि जो सेंडर भेजता है फ्रेम्स, वो कितना होता है, n मल्टीपल फ्रेम्स जो है हम भेज सकते हैं। लेकिन रिसीवर का विंडो साइज कितना रहता है, वो 1 ही रहता है, कि वो रिसीव करता है 1 को, फिर एक्नॉलेजमेंट, फिर इस तरीके से, ठीक है। एक एक को रिसीव करके वो एक्नॉलेजमेंट भेजता जाता है, और सेंडर अपनी तरफ से कितनी भी भेज सकता है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हमने सेंडर और रिसीवर का, यहाँ पे लिया हमने 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। सेंडर ने सेंड किया सबसे पहले 0 फ्रेम, फिर 1 भी कर दिया, 2 भी कर दिया, 3 भी कर दिया और 4 भी कर दिया, ठीक है। उसने जो जितने भी ये 5 थे फ्रेम, 5 के 5 फ्रेम जो है उसने एक साथ सेंड कर दिए। फिर रिसीवर ने जो है 0 को रिसीव किया और उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज दी, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट 0। फिर 1 को रिसीव किया, उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज दी। फिर 2 को रिसीव किया, और 2 की जब वो एक्नॉलेजमेंट भेज रहा था तो वो हो गई लॉस्ट, ठीक है, वो क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। तो गो बैक इन ARQ में क्या होता है, जैसे ही फ्रेम 2 की जो है एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई और टाइमर भी आउट हो गया, टाइमर तो है ही, टाइमर हो गया आउट, तो अब क्या करेगा सेंडर, वापस से 4 पे वो जा चुका था, 4 तक वो सेंड कर चुका था, तो वो 4 से वापस कहां जाएगा, 2 पर जाएगा, यानी कि गो बैक एंड ARQ, वापस से जो है वो क्या करेगा, उन्हें सेंड करेगा। तो वापस से सेंड होगा, फिर 2 भी सेंड होगा, फिर 3 भी सेंड होगा और फिर 4 भी सेंड होगा। तो ये तीनों जो है, जहां पर भी एक्नॉलेजमेंट अटक गई, जहां पर भी एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई, उसके बाद वाले सभी फ्रेम जो है उसे वापस से रीट्रांसमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 और 4 जो है क्या हो जाएंगे, फ्रेम डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो इनको जो है वापस से रीट्रांसमिट, रीसेंड जो है उसे करना पड़ेगा। तो ये होता है गो बैक एंड ARQ मेथड, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्टिव रिपीट ARQ की। गो बैक एंड ARQ और सिलेक्टिव रिपीट में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं। देखिए आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या किया हमने कि हमें जो है 0 की एक्नॉलेजमेंट मिली, 1 की एक्नॉलेजमेंट मिली, 2 की जो है वो अटक गई, ठीक है। इसमें हमने 2 3 4 तीनों को जो है वापस से रीट्रांसमिट किया, रीसेंड किया था। लेकिन सिलेक्टिव रिपीट ARQ में क्या होगा, जो भी लॉस्ट हुआ है सिर्फ उसी फ्रेम को हमें वापस रीसेंड करना पड़ेगा, 3rd और 4th को नहीं करेंगे, सिर्फ हम 2nd को जो है रीसेंड करेंगे। तो वो होता है सिलेक्टिव रिपीट ARQ, यानी कि जो डैमेज हुआ है, जो लॉस हुआ है, सिर्फ उसी को भेजना, ना कि औरों को। तो यही है, देखिए, इन दिस मेथड ओनली द स्पेसिफिक डैमेज्ड और लॉस्ट फ्रेम इज रीट्रांसमिटेड। इन दिस सेंडर विंडो साइज इक्वल टू रिसीव, इसमें जो होता है सेंडर विंडो साइज जो है वो इक्वल होता है रिसीवर विंडो साइज से, और दोनों ही जो है ग्रेटर देन 1 होते हैं। सेंडर का विंडो साइज भी और रिसीवर का विंडो साइज भी क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे सेंडर है, रिसीवर है, भेजा, यहां पर लॉस्ट हो गया फ्रेम 2, तो फ्रेम 3 और 4 को हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, हम यहां पर क्या करेंगे, सिर्फ फ्रेम 2 को वापस रीसेंड करेंगे, ना कि फ्रेम 3 और फ्रेम 4 को, ठीक है। तो बस ये जो है इनमें छोटा सा डिफरेंस है, ओके। तो ये थे प्रोटोकॉल्स जो इसमें यूज होते हैं। इसके अलावा पाइपलाइनिंग हो गया, ये भी यूज होता है इसमें। एक पिगी बैंकिंग होता है, वो नेक्स्ट में देखेंगे, उसके बारे में बता दूंगी मैं कि क्या क्वेश्चन जो है वहां से पूछा जा सकता है, ओके। उसके बाद आता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर डिटेक्शन का मतलब देखिए एरर क्या होती है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। मीन्स सेंडर और रिसीवर की हम बात कर रहे हैं,
सेंडर ने कुछ डाटा भेजा और रिसीवर ने उसे कुछ और रिसीव किया, ठीक है, तो ऑब्वियस एरर हो गई। उसको डिटेक्ट करना भी ज़रूरी है कि एरर किस उसमें है, और फिर जब डिटेक्ट हो जाए तो उसे करेक्ट करना भी ज़रूरी है। तो ये जो होता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो जो एरर आती हैं उनको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कैसे करेक्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, डाटा कैन बी करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। डाटा जो है कई बार करप्ट हो जाता है ट्रांसमिशन के समय, तो रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करना ज़रूरी होता है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन आर इंप्लीमेंटेड आइदर एट डाटा लिंक लेयर और द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। मतलब डिटेक्शन और करेक्शन जो है दोनों ही ट्रांसपोर्ट लेयर और डाटा लिंक लेयर दोनों पर ही काम जो है करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एरर। एरर भी अब दो तरीके की होती है, एक होती है सिंगल एरर और दूसरी होती है बर्स्ट एरर। सिंगल एरर का मतलब क्या है, जो हम सेंड करेंगे और जो रिसीव करेगा उसमें सिर्फ अगर 1 बिट का चेंज हो जाए तो वो हो जाती है सिंगल बिट एरर। देखिए, सेंडर ने ये सेंड किया डाटा 000 और ये, और रिसीवर ने रिसीव किया ये। देखिए, फर्स्ट बिट बिल्कुल सेम है, सेकंड वाली भी सेम है, थर्ड वाली भी सेम है, फोर्थ वाली भी सेम है, लेकिन फिफ्थ में जब आप देखेंगे तो यहां पर 1 आ चुका है और यहां पर सेंडर ने क्या भेजा था 0, लेकिन रिसीवर ने क्या रिसीव किया 1। आगे 0 1 0 तीनों सेम है, तो सिर्फ एक बिट का जो है चेंज आ रहा है इसमें। यहां पे क्या हुआ, 0 चेंज हो गया किसमें, 1 में, रिसीवर की साइड जाके। तो ये हो जाती है सिंगल बिट एरर, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक बिट जो है डाटा यूनिट में चेंज हो जाती है। एक होती है बर्स्ट एरर। इसमें क्या होती है, एक से ज्यादा क्या 2 से ज्यादा, 2 और 2 से ज्यादा जब डाटा यूनिट जो है डाटा यूनिट में चेंज आता है तो वो बर्स्ट एरर बन जाती है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, एक वाली एरर ये चेंज हुई रिसीवर के टाइम पे, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो ये हो जाएगा बिट्स करप्टेड बाय बर्स्ट एरर। तो बर्स्ट एरर क्या होती है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एरर आ जाए, 2 या 2 से ज़्यादा बिट चेंज हुई हो, वो बर्स्ट एरर हो जाती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम एरर डिटेक्शन मेथड की। तो इसमें पैरिटी मेथड होता है, एक साइकिल रिडंडेंसी चेक मेथड होता है, और LRC चेकसम होता है। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं, ये तो डिटेक्शन मेथड है। एक हैमिंग कोड होता है जो वो होता है करेक्शन के लिए। ये तीनों चारों जो हैं चेकसम वगैरह, ये तीनों क्या हैं, एरर डिटेक्ट करने के लिए कि एरर है या नहीं। हैमिंग कोड जो होता है वो एरर को डिटेक्ट भी करता है और उसे करेक्ट करने का काम भी करता है, ठीक है। मतलब उसमें लोकेशन पता होती है कि एरर जो है कहां पर है हैमिंग कोड में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पैरिटी मेथड, सिंगल पैरिटी मेथड की। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो भी डाटा हम भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, एक पैरिटी बिट जोड़ देते हैं। तो इन दिस टेक्निक व्हेन एक्स्ट्रा बिट, एक एक्स्ट्रा बिट जिसे हम पैरिटी बिट कहते हैं, उसको हम सेंड करते हैं अलोंग विद द ओरिजिनल डाटा बिट्स। मतलब हमारे पास एक डाटा है ओरिजिनल में, जैसे ये है 1011, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख लिया 10, कुछ इस तरीके से डाटा था हमारे पास। तो उसमें क्या कर देते हैं, हम एक बिट जोड़ते हैं, या तो 0 या तो 1। तो ये जो बिट जोड़ी जाती है इसमें ओरिजिनल डाटा के साथ, वो क्या कहलाती है, पैरिटी बिट कहलाती है। पैरिटी बिट क्या हेल्प करती है, क्यों हम पैरिटी बिट को जोड़ते हैं? तो पैरिटी बिट हेल्प करती है टू चेक इफ एनी एरर अकर्ड इन द डाटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, यानी कि जब डाटा ट्रांसमिट हुआ है तो क्या उसमें कुछ एरर अकर हुआ है, इस बात को चेक करने के लिए हम पैरिटी बिट की हेल्प लेते हैं। तो पैरिटी बिट इस चीज़ में हेल्प करती है कि एरर है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए, दो तरीके की होती है पैरिटी बिट, एक होती है इवन और दूसरी होती है ओड। इवन में हम लेते हैं 0। इवन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वंस जो हो उस डाटा में क्या हो, इवन हो, ठीक है। तो वहां पर हम 0 पैरिटी यूज करते हैं। और ओड पैरिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ गिवेंस जो होंगे डाटा वर्ड में, वो क्या होंगे, ओड होंगे। जो डाटा होगा वो भी, और जब हम उसमें पैरिटी को इंक्लूड कर लेंगे तब भी कितने आने चाहिए, ओड ही आने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सेंटर साइड पे क्या करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ वंस इन द डाटा यूनिट टू बी ट्रांसमिटेड इज, यानी कि जो हम डाटा भेज रहे हैं ओरिजिनल डाटा, उसमें हम जो है नंबर ऑफ वंस को काउंट करेंगे, ओके। अगर हम इवन पैरिटी यूज करना चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए डाटा यूनिट में, इवन होनी चाहिए, यानी कि उस पैरिटी को मिलाकर भी इवन होने चाहिए। अगर हम ओड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, ओड होने चाहिए। ओड आपको पता है जैसे 3 हो सकती हैं, 5 हो सकते हैं, 1 की वैल्यू 7 हो सकती है, और इसी तरीके से इसमें 4 6 इवन हो सकती हैं।
ठीक है। तो दिस इज डन बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा बिट। ये किसके होगा? एक्स्ट्रा बिट जो हम जोड़ते हैं उसके द्वारा होता है, इसे हम कहते हैं पैरिटी बिट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, ये एक डाटा है हमारे पास, ठीक है। डाटा के सामने हम क्या जोड़ देते हैं? पैरिटी बिट। इवन होती है, ओड होती है, ठीक है। तो देखिए जो डाटा था वो क्या है? 1। इवन के लिए अगर हम देखिए, इवन के लिए हम क्या लगाते हैं? 0। ओड के लिए हम 1 लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, 4 1s है, इवन पैरिटी। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? 0 लगा दिया, ठीक है। और डाटा जो था हमारा ऐसे का ऐसे रहा। अब देखिए सेंडर ने क्या सेंड किया? ये वाली चीज़ जो है सेंडर ने सेंड की थी, ओरिजिनल डाटा प्लस पैरिटी बिट। ओरिजिनल डाटा प्लस पैरिटी बिट को जो है सेंडर सेंड करेगा रिसीवर के पास, और उसे पता होगा कि इवन पैरिटी बिट है। तो रिसीवर चेक करेगा क्या इसमें इवन वो है। तो देखिए 1 2 3 4 उसमें थी, और ओरिजिनल डाटा में भी 4 थी। वंस की जो संख्या थी वो क्या थी? इवन ही थी। तो इसमें भी जो है इवन है, तो रिसीवर क्या कहेगा? नो एरर, ठीक है। फिर अगर हम पैरिटी बिट ओड लें कि हम 1 को ऐड कर दें इस ओरिजिनल डाटा में, ओरिजिनल डाटा में हमने 1 को ऐड कर दिया इवन की जगह। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि जब उसे रिसीवर रिसीव करेगा तो यहां पर वंस की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? ओड होगी। और जो ओरिजिनल डाटा था उसमें कितनी संख्या थी? 4 थी, ठीक है। वंस की जो नंबर्स थे वो कितने थे? 4 थे, और रिसीवर ने जो रिसीव किया उसमें 5 है। तो ऑब्वियसली रिसीवर को पता चल जाएगा कि इसमें एरर अकर हो गई है, ओके। तो ये चीज़ यूज़ की जाती है, पैरिटी बिट का इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इवन के लिए याद रखिए 0, ऑड के लिए 1। आगे देखिए, इसके अलावा देखिए एक और चीज़, इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। जैसे ये शूटेबल नहीं होती डिलीशन ऑफ मल्टीपल एरर्स। अगर मल्टीपल एरर्स आ जाएं तो उसके लिए शूटेबल नहीं है। देखिए वंस के द्वारा तो इसने पता चला दिया कि हाँ भाई इसमें एरर है, लेकिन अगर हमारे पास ये हो जाए कि जो हमारा ये डाटा था ये इसकी बजाय कुछ इस तरीके से जाए 0 1, यस एक मिनट, ये वाला हमारा ओरिजिनल डाटा था, और जो रिसीवर ने डाटा रिसीव किया वो कुछ ऐसा है 1 1 0 0 0 1 1 1। देखिए इसको क्या कर दिया मैंने? चेंज कर दिया, 0 और 1 की पोजीशन को चेंज कर दिया। लेकिन जब रिसीवर उसे रिसीव करेगा तो वो देखेगा क्या इवन पैरिटी है। तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 रहेंगी तब भी, लेकिन हमें पता है कि उसमें एरर है, 2 बिट्स जो है आपस में चेंज हुई है, तो वो मल्टीपल्स एरर को नहीं फाइंड आउट कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ ये चेक करेगा कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं, ठीक है। और जब उसे नंबर ऑफ वंस पता चलेंगे कि उतनी ही है जितने सेंडर ने सेंड किए थे, तो ऑब्वियस है वो एरर फ्री मानेगा और उसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन हमें पता है कि हमने क्या किया है, इनको चेंज किया है, वो चेंज होके गए हैं। तो मल्टीपल एरर्स जब आती हैं तो रिसीवर जो है उसे नहीं ढूंढ पाता है, तो ये डिटेक्शन ऑफ मल्टीपल एरर्स के लिए सुटेबल नहीं होती है, ठीक है। और साथ ही ये करेक्ट नहीं कर सकती, एरर को जो है करेक्ट भी नहीं कर सकती है, ठीक है। चलिए अगला जो है हमारे पास वो है CRC। CRC इज एन एरर डिटेक्शन मेथड। सबसे पहले CRC की फुल फॉर्म यहाँ से पूछी जाती है, तो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है। ये किस पर बेस्ड होती है? देखिए हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं CRC की, क्योंकि CRC में अगर आप देखेंगे गेट लेवल तक का अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा जो है एग्जाम्पल देखिए जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसको कैसे सोल्व किया जाता है। लेकिन हमारे में DSS हो, KVS हो, HSC हो, इनमें ऐसा नहीं आता है। यहाँ से सिर्फ बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। CRC की फुल फॉर्म हो गई, या फिर ये पूछ सकते हैं कि CRC किस पर बेस्ड होता है, तो ये बाइनरी डिवीजन पर बेस्ड होता है। CRC जनरेटर क्या होता है, कैसे काम कर सकता है, इतना जो है वो आपसे पूछ सकते हैं CRC के बारे में, ओके। तो CRC इज एन एरर डिटेक्शन मैथड होता है, बेस्ड होता है किस पर? बाइनरी डिवीजन पर ये बेस्ड होता है, ठीक है। CRC जनरेटर क्या होता है? CRC जनरेटर एक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए बिट पैटर्न, ठीक है। CRC जनरेटर क्या होता है? एक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल, जैसे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, कुछ इस तरीके से जो है वो आपको गिवन होगा, उसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं बिट पैटर्न, यानी कि 1 0 की फॉर्म में हम उन्हें दिखाते हैं, ओके। तो CRC जनरेटर का ये काम होता है। देखिए बिट पैटर्न को कैसे ऑब्टेन किया जाता है CRC जनरेटर का, तो एक रूल यूज करते हैं इसमें। जब पावर होती है हर एक टर्म की, वो गिव द पोजीशन ऑफ द बिट, वो पोजीशन देती है बिट की, एंड कोफिशिएंट जो होते हैं वो वैल्यू देते हैं बिट के। जैसे यहाँ पे एक ये लिया मैंने CRC जनरेटर लिया x7 6 4 3 x 1, तो यहाँ से बाइनरी पैटर्न अगर हम इसका बनाने लगे
तो यहाँ पे हम पोजीशन डालते जाएंगे, जैसे कोफिशिएंट x के सामने कुछ नहीं है तो 1 6। अब यहाँ पे x की पावर 5 जो था गिवन नहीं था, आपने देखा यहाँ पे x की पावर 5 नहीं है तो उसकी पोजीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर 1 हो जाएगा x की पावर के सामने, जहां पर जो चीज नहीं गिवन है वहां पर हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे उसको। ये 1x1 और ये 1x0, तो यहां से निकाल लेंगे जो इसके आगे वाला है। देखिए ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये 1 और ये 1। तो इस तरीके से ये इसका बिट पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, तो ये बाइनरी पैटर्न जो है बन जाएगा 0 1 की फॉर्म में। ठीक, तो इसमें जो है मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देती हूँ जो पूछी जाती हैं एग्जाम में। देखिए इसमें क्या होता है, सीआरसी जनरेटर में हम एक डाटा लेते हैं और उनमें जो है n बिट्स को अपेंड किया जाता है। डाटा बिट्स, डाटा हो गया और उसमें जो है हम n बिट्स को क्या करते हैं, अपेंड करते हैं। कितनी बिट्स को अपेंड करते हैं, n बिट्स को अपेंड करते हैं। उसके बाद जो है डिवाइड कर देते हैं हम इस न्यूली जनरेटेड डाटा यूनिट को बाय द डिविजर। ठीक है, इसको हम किसके द्वारा डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजर के द्वारा जो है हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवीजर की वैल्यू क्या होती है, देखिए n बिट्स हमने अपेंड की थी, डिवीजर की वैल्यू होती है n+1 और यहां से हमें क्या मिलता है, सीआरसी। सीआरसी एक्चुअल में क्या होता है, सीआरसी एक्चुअल में होता है रिमाइंडर। यही क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि सीआरसी होता क्या है, तो रिमाइंडर होता है और ये रिमाइंडर क्या होता है, n होता है, n बिट्स का होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सीआरसी या कह लीजिए कि डिवीजर जो है वो सीआरसी से कितना ज्यादा होता है। अब हमें पता है सीआरसी जो हमारा जो रिमाइंडर है वो n होता है और डिवीजर कितना होता है, n+1 होता है, यानी कि उसमें जो है एक बड़ा होता है। तो ये 2-4 चीजें इसमें याद रखनी होती है। तो सीआरसी जो मिलता है हमें वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। एक इसमें सीआरसी जनरेटर होता है और एक सीआरसी चेकर भी होता है। सीआरसी में क्या होता है, एक सीआरसी जनरेटर जो हमने पढ़ लिया कि उसका काम क्या होता है, वो अपेंड करता है n बिट्स को डिवीजर के द्वारा जो उन्हें डिवाइड कर देता है n+1। उसके बाद जो है हमें रिमाइंडर मिलता है n बिट्स का। ठीक है, तो ये तो सारा काम हो गया जनरेटर का। उसके बाद एक सीआरसी चेकर होता है, वो क्या करता है, ठीक है, यहां पर क्या करते हैं ये, वो तो सेंडर की साइड हो गया जनरेटर का। चेकर क्या होता है, ये रिसीवर की साइड होता है। यहां पर रिसीवर क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है डाटा यूनिट को बाय द सेम डिवीजर। ठीक है, जो ट्रांसमीटर ने यूज किया था। ठीक है, अगर देखिए रिसीवर रिसीव करेगा रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 एक्सेप्ट, मतलब रिमाइंडर जो था सीआरसी जो था वो अगर रिसीवर को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, उस डाटा को एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि वो एरर फ्री होगा। ठीक है, उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अगर हमारा जो रिमाइंडर है सीआरसी है, अगर वो नॉट 0 है, मतलब 0 नहीं है, 0 से ज्यादा, से 1 1 0 ये वाला बच गया रिमाइंडर, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर देगा, रिसीवर इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो रिमाइंडर का 0 होना, 000 भी हो सकती हैं, 40 भी हो सकती हैं, तो रिमाइंडर का 0 होना जरूरी है, तभी जो है रिसीवर जो होगा उसे रिसीव करेगा, तभी वो जो भी फ्रेम होगा वो क्या माना जाएगा, एरर फ्री माना जाएगा। डाटा जो भी होगा एरर फ्री माना जाएगा। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर 0 है तो नो एरर, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो एरर होगी उसमें। ठीक है, तो यही होता है इसमें मेन। बाकी जो इसमें जो पूछा जाता है कि आपको एक एग्जांपल दे देंगे इस तरीके से कि डाटा सेट दे दिया आपको और डिवीजर दे दिया, एक मिनट, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन वो आपको देंगे। गेट लेवल तक का बता रही हूँ मैं, बाकी इसमें नहीं आता है कि आपको डाटा दे देंगे जैसे कि 1001 है और एक डिवीज़र दे देंगे, सॉरी डिवीज़र है 1011। ठीक है, और इसको जो है सॉल्व करके बताना। एक चीज़ याद रखिए, डाटा में ये जो है 1001 और यहाँ पर है 1011, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ बिट्स जो है अपेंड कराएंगे हम, n-1। ठीक है, n-1 जो है बिट इसमें अपेंड हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर कितनी है, 4 थी, तो यहाँ पर कितनी 0 हम जो ऐड कर देंगे, 3 0 को हम इस तरीके से ऐड कर देंगे। और ये वर्क करता है एक्सोर गेट पे, ये चीज़ याद रखिए। एक्सोर गेट मतलब एक्सोर की जो टेबल होती है ना उस पे वर्क करता है। जैसे 0 0 होगा तो हमारे पास आ जाएगा 0, 0 + 1 आएगा तो हम 1 ले लेते हैं, 1 + 0 है तो 1 ले लेते हैं, 1 1 आता है तो 0 ले लेते हैं। तो इसको आप करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये करता जाता है। 1 मिनट वेट, देखिए मैंने ये लिया जैसे 1 0 0 1 और यहाँ पर जो थी 3 0 को अपेंड कर लिया। ठीक है, जितना डिवीज़र है उससे एक कम, मतलब जो भी डाटा है उससे एक कम जो है हम अपेंड करते हैं 0 को।
ठीक है। एक्सोर की टेबल पता होनी चाहिए कि 0 + 0 क्या होता है, 0 होता है। 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 + 0 0 होता है और 1 + 1 कितना होता है, 0 होता है। तो अब हम देखिए सबसे पहले 1 पे जा रहे हैं, तो ये गया 1 0 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सोर के अकॉर्डिंग 0 1 कितना आएगा, 0 1 1 रहेगा, ठीक है। 0 0 0 आ जाएगा। तो ये जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट बिट को उतारेंगे और फिर जो है इसको सॉल्व करते चलेंगे आगे। तो कुछ इस तरीके से होता है और लास्ट में देखेंगे कि रिमाइंडर जो है क्या बचता है। एक एक करके 1 बाय 1 जो है इसे उतारते जाएंगे। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो क्या हो जाएगा, नो एरर, और रिमाइंडर 0 नहीं है तो एरर होगी उसमें, मीन्स, ठीक है। और CRC हमारा क्या होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, रिमाइंडर ही होता है। उसके बाद जो है चेकसम है। चेकसम देखिए क्या है, एट सेंटर साइड इफ एम बिट चेकसम इज यूज्ड द डाटा यूनिट टू बी ट्रांसमिटेड इन डिवाइड इनटू सेगमेंट ऑफ एम बिट्स। देखिए चेकसम का जो है एक सिर्फ ओवरव्यू ले लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए कोई डाटा हमारे पास 5 4 3 और 2, ठीक है। इनका एडिशन देखा हमने, 5 4 9 और 3 12 और 2 14 14 आ रहा है इनका सम, ठीक है। इनका सम जो था वो 14 आ रहा था, लेकिन जब इसे सेंडर सेंड करेगा तो क्या करेगा, माइनस करके भेजेगा, मतलब इस वैल्यू को नेगेटिव करके जो है वो उसके पास भेजेगा। फिर रिसीवर चेक करेगा, उसे कंप्यूट करके देखेगा क्या उसका जो है जो एडिशन आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो 5 4 9 3 12 और 2 14 आ रहा है, तो प्लस का 14 आ रहा है, ये नेगेटिव था तो 14 14 0 0 आ गया। तो मीन्स डाटा जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि नो एरर जो है वो फाइंड आउट कर लेगा। तो चेकसम जो है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सेंडर साइड पे क्या होता है, अगर एम बिट चेकसम हम यूज कर रहे हैं तो डाटा यूनिट टू बी ट्रांसमिटेड इन डिवाइडेड इनटू सेगमेंट ऑफ एम बिट्स। ऑल द एम बिट सेगमेंट्स आर एडेड। जितनी भी एम बिट सेगमेंट्स होती हैं उन्हें हम ऐड करते हैं। जो हमारा चेकसम होता है वो किस पर काम करता है, वंस कॉम्प्लीमेंट। जो भी हम सम करेंगे ना उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से हम लेते हैं डाटा बाइनरी में 1 0 1 1 वाला, जिस तरीके से 1 को लिखते हैं हम 0 1 की फॉर्म में, 2 को, और फिर उनको जो है ऐड किया जाता है। और ये सारा डाटा जो है ना इनका किस में लिया जाता है, 4 बिट में, ठीक है। 4 बिट में लिया जाता है। जैसे मैंने अभी लिखा ना 1 5, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, 1 को हम 4 बिट में लिखते हैं, 5 को हम 4 बिट में लिखते हैं, 3 को हम 4 बिट में लिखते हैं। तो इस तरीके से वो 4 बिट में जो है काम करता है चेकसम में, ठीक है। जब सेगमेंट्स में हम उसे डिवाइड करते हैं जो उनका सम आता है वो 4 बिट से ज़्यादा होता है। ये चीज़ आप याद रखिए। बाकी जो डिवाइड करते हैं वो 4 बिट में हम करते हैं, ठीक है। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट पे काम करता है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। द वैल्यूज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज चेकसम। जो वैल्यू वहाँ से मिलती है चेकसम से, सॉरी कॉम्प्लीमेंट करने के बाद वो क्या कहलाती है, चेकसम कहलाती है। देन डाटा अलोंग विद द चेकसम, डाटा जो था हमारे पास और अलोंग चेकसम यानी कि जो सम लिया हमने कॉम्प्लीमेंट करके उसके साथ जो है उसे हम ट्रांसमिट करते हैं रिसीवर के पास। फिर रिसीवर क्या करता है, एम बिट चेकसम इज बीइंग यूज्ड, द रिसीवर डाटा यूनिट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट ऑफ एम बिट्स। तो उसे वो फिर से करते हैं और उसका जो है जो भी सम होता है वो निकालता है, उसे चेक करके देखता है कि क्या रिजल्ट जो है मुझे सही मिल रहा है या नहीं। तो वही 2 केस बनते हैं इसमें, 0 और 1 वाले, ठीक है। चलिए 0 है अगर मतलब जो दोनों का सम है और उससे जो है 0 मिल रहा है, हमें चेकसम 0 आ रहा है तो ऑब्वियस है वो एरर फ्री होगा। अगर हमारा चेकसम 0 नहीं आ रहा है तो उसमें एरर होगी, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसे। फिर बात आती है हैमिंग कोड की। देखिए हैमिंग कोड की जो है हम बात करती हैं तो ये एरर डिटेक्शन और करेक्शन दोनों के लिए ही काम करता है। तो सबसे पहले हम एरर डिटेक्शन के लिए हैमिंग कोड देख रहे हैं। तो हैमिंग कोड से रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ देते हैं। देखिए इसे डेवलप किया था किसने, रिचर्ड हैमिंग ने, ठीक है। इज ए लीनियर एरर करेक्टिंग कोड नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर रिचर्ड हैमिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही कि जो है इसे किसने डेवलप किया था, तो RW हैमिंग ने, रिचर्ड हैमिंग ने, ओके। हैमिंग कोड कैन डिटेक्ट अप टू 2 बिट एरर, 2 बिट एरर को जो है डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन करेक्ट कर सकता है सिंगल बिट एरर को। यानी कि सिंगल बिट अगर एरर हमारे पास तो उसे ये करेक्ट भी कर सकता है और उसे डिटेक्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास बर्स्ट एरर है तो उसे ये सिर्फ क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, करेक्ट करने का काम ये नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से आता है। This method of error correction is best suited for situation in which randomly occurring errors are likely not for error that come in burst, ठीक है। मतलब सिंगल उसमें आती हैं अगर
सिंगल एरर आती है तो उसके लिए अच्छा होता है, बर्स्ट एरर के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो इसमें देखिए हम 7 बिट हमिंग कोड जो है मोस्टली यूज़ करते हैं, 7 बिट का कोड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास डाटा बिट जो होती हैं वो 4 होती हैं और जो पैरिटी बिट होती हैं वो 3 होती हैं। ठीक है, तो 7 फ्रेम्स जो है इसमें हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए वेट, ये हमने बनाया 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब मैंने कहा आपको 7 बिट हैमिंग कोड जो है मोस्टली यूज़ किया जाता है, जिसमें डाटा बिट जो होती हैं वो 4 होती हैं और जो पैरिटी बिट होती हैं वो 3 होती हैं। पैरिटी बिट कितनी होती है? 3 होती है। लेकिन अब हम कैसे पता करेंगे कि इसमें डाटा बिट कौन सी है और पैरिटी बिट कौन सी है? ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है पैरिटी बिट याद कर मतलब निकालने का, वो होता है 2⁻n। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो 2⁻n होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू जो हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है एंड अप टू सो ऑन n तक वो हो सकती है। ओके, तो हम निकालेंगे सबसे पहले 2⁻0 रखा हमने, कितना मिला? हमें 1 मिला। 2⁻1 लिखा तो 2 मिला। 2⁻2 पे हमें 4 मिला और 2⁻3 पे हमें मिला 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे बांट लेते हैं इसको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब हम पैरिटी बिट चेक करते हैं। देखिए 2⁻0 पे हमें 1 मिला था, यानी कि फर्स्ट वाले पे क्या होगी? पैरिटी बिट होगी। फिर सेम इसमें 2 पर भी पैरिटी बिट होगी, उसके बाद 3 पे नहीं होगी, 4 पे पैरिटी बिट होगी, सॉरी 4 पे। ठीक है, P3। अब 3 ही पैरिटी हम ले रहे हैं तो बाकी पे क्या हो जाएंगी? डाटा हो जाएगी, डाटा बिट्स हो जाएंगी। ठीक है, सॉरी P4 लिखेंगे इसको यहाँ पे क्योंकि 4th नंबर पे है ये। तो ये D3, ये D5, ये D6 और ये D7। तो इस तरीके से आप पैरिटी बिट निकाल सकते हैं 2⁻n से। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर P1 क्या करता है? पैरिटी बिट जो P1 है वो किसको देखेगी? डाटा बिट्स को देखेगी, ना कि पैरिटी बिट्स को। तो P1 चेक करेगी D3 को, D5 को और D7 को। ठीक है, D3, D5 और D7 इस तरीके से जाएगी। D3 फिर D5 और फिर D7। उसके बाद पैरिटी 2 देखेंगे। अगर हम पैरिटी 2 जो है वो किसको चेक करेगी? सबसे पहले D3 को, ठीक है, उसके बाद D6 को और उसके बाद D7 को। D3, D6 और D7 को वो चेक करेगी। नेक्स्ट पैरिटी हमारी 4 है तो वो D5, D6 और D7 को चेक करेगी। ठीक है, D5, D6 और D7। तो कुछ इस तरीके से एरर करेक्टिंग कोड होता है ये। ठीक है, एरर डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। सेम करेक्शन में भी होता है। करेक्शन में वही पैरिटी बिट्स लेते हैं हम और देखते हैं कि कौन सा जो है डाटा जो है सेंड किया गया है और किस तरीके से उसको करेक्ट किया जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। हमारे पास एक डाटा है जो रिसीवर ने रिसीव किया है 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, रिसीवर ने एक डाटा रिसीव किया 1 0 1 1 0 1 और 1। ठीक है, ये P1, ये P2, ये D3, ये P4, ये D5, ये D6 और ये D7। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। P1 देखिए यहाँ लिख लेते हैं। P1 किसको चेक करा है? D3, D5 और D7 को। P2 किसको चेक करेगा? D3 जो पैरिटी बिट 2 है वो D6 और D7 को। सेम P3 जो है वो किसको चेक कर रही है? D5 को कर रही है, D6 को कर रही है और D7 को कर रही है। ठीक है, तो देखिए ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में ये जो है डाटा है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इवन पैरिटी के लिए। तो सबसे पहले हमने लिया P1 इवन पैरिटी, इवन पैरिटी है। अब देखिए P1 में क्या डाटा है? 1 है और ये चेक करने वाला किसका है? D3, D5 और D7। तो D3 पे क्या है? 0 है, D5 पे क्या है? 1 है और D7 पे क्या है? 1 है। अब देखिए इवन पैरिटी थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ वंस कितनी है? 3 आ रही हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ वंस 3 आ रही हैं और अगर उसमें एरर है तो हम क्या लिख लेते हैं? उसको 1 से डिनोट करते हैं अगर एरर है तो P1 आ जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एरर है। क्योंकि इवन पैरिटी है तो इवन होने चाहिए थे नंबर ऑफ वंस, लेकिन यहाँ पर क्या है? ओड है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमने चेक किया P2 के लिए। तो P2 में देखिए P2 की पैरिटी क्या है? सॉरी P2 पर क्या वैल्यू है? 1 है। उसके बाद P2 किसको चेक करेगा? D3 को। D3 पे 0 है। फिर D6 को चेक करेगा, 0 है। अगेन वो D7 को चेक करेगा, 1 है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं
तो ये ओड के लिए हो जाएगी, सॉरी इवन के लिए होगी। तो इसमें देखिए 1 2 इवन है तो P2 को हम 0 डालेंगे क्योंकि नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है। फिर बात करते हैं P4 की सेम, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 सॉरी 1 1 0 1 ये रहेगा। अब देखिए यहाँ पर इवन के लिए था लेकिन यहाँ पर भी क्या है 3, क्या है 3 है, ओड वैल्यू है, तो P4 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तो हमारी जो एरर है अब वो निकालनी है हमें कि किस भाग में है। तो ये पूछा जा सकता है कि एरर किस में है, किस वाले में, किस डाटा बिट में है। अब देखिए इसको हम लेते हैं फिर बाइनरी उसमें, तो यहाँ से लास्ट से शुरू लेंगे हम 1 फिर 0 और फिर 1, ठीक है। इसका बेस हो जाएगा 2, ठीक है, बाइनरी उसमें लेंगे और इसे हम जब निकालेंगे तो हमें मिलेगा 5 10 इस तरीके से। तो मीन्स D5 में जो है एरर हो जाएगी। यहाँ पर 1 ना होके क्या आएगा 0 आएगा। तो एक्चुअल में जो डाटा सेंड हुआ था वो क्या हुआ था 1 0 0 1 0 1 1 ये डाटा जो है सेंड हुआ था और रिसीवर ने क्या रिसीव किया है यहाँ पे 1 रिसीव किया है, ठीक है। तो इसको बाइनरी से डेसिमल में हमने कुछ इस तरीके से चेंज कर लिया, ओके। तो ये था हैमिंग कोड एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो द मोस्ट कॉमन हैमिंग कोड आर ए जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ। तो मोस्ट कॉमन हैमिंग कोड हम कौन सा यूज़ करते हैं, 7 4 का, 8 4 का, 6 3 का या 5 7 का। तो द मोस्ट कॉमन हैमिंग कोड जनरलाइज्ड टू फॉर्म हैमिंग 7 4 कोड, ठीक है। 7 4 कोड क्या करता है, ये एनकोड करता है 4 बिट ऑफ डाटा इंटू 7 बिट्स बाय एडिंग 3 पैरिटी बिट्स। इसमें जैसे हमने अभी पढ़ा था ना 4 डाटा बिट्स होती हैं और 3 पैरिटी बिट्स होती हैं, तो उसमें जो है ये होता है, ठीक है। तो 7 4 कोड याद रखिए। व्हाट इज द मिनिमल हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 करेक्ट कोड वर्ड्स। मिनिमल हैमिंग डिस्टेंस कितना होता है 2 कोड वर्ड्स के बीच का, ये पूछा है। तो वो होता है 3। कैसे, जैसे हम यूज़ कर रहे थे अभी 7 4 का कोड, तो कितना डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए 3 होता है। वाई डू वी रिक्वायर हैमिंग कोड। हैमिंग कोड किसके लिए होता है, एरर करेक्शन के लिए होता है। हैमिंग कोड कैन बी यूज फॉर बोथ सिंगल बिट एरर एंड बर्स्ट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो मैंने बताया सिंगल बिट के लिए हम डिटेक्ट और करेक्ट दोनों कर सकते हैं, लेकिन बर्स्ट एरर में हम सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट नहीं कर सकते, तो फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। हु इन्वेंटेड हैमिंग कोड। हैमिंग कोड को इन्वेंट किया था रिचर्ड हैमिंग ने। देखिए रोस हैमिंग भी यहाँ पे दिया गया है, तो नाम पता होना चाहिए, रिचर्ड हैमिंग था, ठीक है। बेल लैब में जो है इसने किया था। हफमैन भी दिया है यहाँ पे, हफमैन ने इन्वेंट किया था हफमैन कोड। और शैनन ने शैनन फैनो कोड, शैनन ने शैनन फैनो कोड जो था डेवलप किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The data link layer takes the packets from dash and encapsulate them into frame for transmission. तो कंप्यूटर में डाटा जो डाटा लिंक लेयर है वो कहाँ से लेती है पैकेट, नेटवर्क्स लेयर से, ठीक है। एंड एनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर जो है सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाय डाटा लिंक लेयर। कौन सा टास्क जो है डाटा लिंक लेयर में नहीं होता, फ्रेमिंग भी होता है, एरर कंट्रोल भी होता है, फ्लो कंट्रोल भी होता है, चैनल कोडिंग नहीं होता। चैनल कोडिंग किस में था, ये फिजिकल लेयर में होता है, फिजिकल लेयर, ठीक है। विच एरर डिटेक्शन मेथड यूजेज वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक। हमने ये पढ़ा था, बताया था मैंने, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करते हैं सिंपल पैरिटी में, 2D में, CRC में या चेकसम में। तो देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक किस में यूज किया था हमने, चेकसम में यूज किया था, ठीक है। जिसमें हमने जो भी डाटा होता था उसमें को क्या करते हैं हम फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं और उसके साथ जो है उसका जो एडिशन होता है उनका वंस कॉम्प्लीमेंट लेकर उसको साथ में भेजते हैं। विच एरर डिटेक्शन मेथड कंसिस्ट ऑफ जस्ट 1 रिडंडेंट बिट पर यूनिट, 1 रिडंडेंट बिट पर डाटा यूनिट। तो ये किस में होता है, सिंपल पैरिटी चेक में होता है। ये रिडंडेंट बिट का मतलब क्या है, यही देखना, जैसे हमने वही होता है पैरिटी बिट जो क्या करता है, ये देखता है कि एरर है या नहीं, जिससे हम ये पता लगाते हैं, मतलब जिसके हेल्प से हमें पता लगता है कि उसमें एरर है या नहीं। तो रिडंडेंट बिट वही होती है, ठीक है। इन साइक्लिक रिडंडेंसी चेकिंग CRC, व्हाट इज द CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेकिंग में CRC क्या होता है, तो मैंने बताया था रिमाइंडर होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
इन CRC द डिविजर इज डैश द CRC। डिविजर क्या होता है CRC से? CRC क्या था? रिमाइंडर था, और रिमाइंडर क्या पढ़ा था हमने? n पढ़ा था, ठीक है। रिमाइंडर हमने क्या पढ़ा था? n पढ़ा था, और डिविजर क्या था? n+1, यानी कि 1 बिट मोर देन था, ठीक है। तो डिविजर क्या होता है? 1 बिट मोर देन होता है CRC या रिमाइंडर कह लीजिए, ठीक है। ए बर्स्ट एरर मीन्स दैट, ओके बर्स्ट एरर नहीं आ रहा था, यहाँ पूछा जाना था। एन एरर मीन्स दैट 2 और मोर बिट्स इन द डाटा यूनिट हैव चेंज, जिसमें दो से ज्यादा यूनिट चेंज होती है तो उसे बर्स्ट एरर कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट इन डैश एरर करेक्शन द रिसीवर करेक्ट एरर विदाउट रिक्वेस्टिंग ट्रांसमिशन, कि किस एरर करेक्शन में होता है कि रिसीवर जो होता है करेक्ट कर देता है एरर को विदाउट रिक्वेस्टिंग, मतलब बिना रीट्रांसमिट किए जो है उस वो एरर को करेक्ट कर लेता है, तो ऐसा होता है फॉरवर्ड एरर करेक्शन में, ठीक है, इन फॉरवर्ड एरर करेक्शन। आगे है इन डैश एरर करेक्शन द रिसीवर आस्क द सेंडर, जहां पर मतलब किस एरर करेक्शन में ऐसा होता है जहां पर रिसीवर जो होता है सेंडर को वापस से डाटा को भेजने के लिए कहता है, तो ये होता है रीट्रांसमिशन में, ठीक है, रीट्रांसमिशन, वापस से सेंड करने के लिए कहते हैं। इन मॉडुलो 2 अर्थमेटिक डैश गिव द, मॉडुलो 2 में जो है सेम रिजल्ट कौन देता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक। इन मॉडुलो 2 अर्थमेटिक वी यूज द ऑपरेशन फॉर बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो सेम जो आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक इसमें आता है एक्सोर में आता है, वी यूज द एक्सोर, ठीक है। आगे है द डैश बिटवीन 2 वर्ड्स इज द नंबर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स, तो ये हो जाएगा हैमिंग कॉर्ड, सॉरी हैमिंग डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्ड्स इज द नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स, ओके। तो ये था फर्स्ट लेयर लॉजिकल लिंक कंट्रोल, यानी कि जो सब लेयर होती है डाटा लिंक लेयर की, उसके बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारा जो मैक बचता है वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग प्रोटोकॉल्स जो यूज़ होते हैं और क्या क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से, वो देखेंगे। थैंक यू सो मच।